गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जीके का हिस्ट्री का जो 7th लेक्चर करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपको एचपीएसएससी एचपीपीएससी के जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे एचपीएस हो, एसआई हो, जेबीटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, तो उन सभी एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री में हमने जो काफ़ी सारी चीज़ें कर ली है, जैसे कि हिमाचल का इतिहास कहाँ से आपको मिला है। तो देखो, काफ़ी सारे पुराणों से आपको हिमाचल प्रदेश का इतिहास मिला है, जिसमें मैंने बताया था आपको विष्णु पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया, यहाँ से आपको हिमाचल प्रदेश का इतिहास मिलता है। ठीक है, देखिए महाकाव्य जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, यहाँ से भी आपको हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी जो पाणिनि द्वारा लिखी गई है, ठीक है, राजतरंगिणी जो आपके जो कल्हण द्वारा जो लिखी गई है, एंड बहुत सारी बुक ऐसी हैं जिनसे जो है आपको हिमाचल प्रदेश का इतिहास जो मिलता है। काफी सारे शिलालेखों अभिलेखों से जो आपको हिमाचल प्रदेश का इतिहास मिलता है, जिसमें अशोक के शिलालेख आते हैं, कालसी वाला, ठीक है। एंड देखो, कॉयन्स से भी जो हिमाचल प्रदेश का इतिहास जो मिलता है। एंड वहीं अगर हम बात करें संसार चंद की, तो संसार चंद की जो पेंटिंग्स थी, पेंटिंग्स में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, चित्रकला में आपको हिमाचल प्रदेश का इतिहास देखने को मिलता है। संसार चंद के समय पे जो पेंटिंग जो हिमाचल प्रदेश में उभरी, कांगड़ा जो पेंटिंग थी वो आपकी हिमाचल प्रदेश में उभरी है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, इतना हमने कर लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स। सिंपल ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 630 एडी से लेकर 643 एडी तक जो हेवन सांग जो चीनी यात्री था, चाइनीज यात्री था जिसका नाम था हेवन सांग, वो भारत आया था। एवं वो जलंधर जो दोआब क्षेत्र था, जलंधर दोआब क्षेत्र जो था वहां पे भी निवास रहा। और इसके तहत जो जलंधर दोआब क्षेत्र के तहत उस समय जो कुल्लू, लाहौल एवं सिरमौर के जो रियासत के जो क्षेत्र आते थे, इसको आपने याद रखना है। तो ये आपका कुल्लू, लाहौल और सिरमौर में भी जो गया था। किस लिए आया था ये? बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी जुटाने के लिए, बौद्ध धर्म की जो स्टडीज जो करने के लिए आपका ये भारत आया था। याद रखो, 633 से लेकर 635 ईस्वी में जो है आपका हिमाचल में देखने को मिला। एवं 643 ईस्वी में चाइना जाने से पहले जो ये जलंधर दोआब रीजन में आपको देखने को दोबारा मिला था। दूसरा आपको याद रखना है, 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी भारत पर अटैक करता है। ठीक है, और भारत में भी ये ब्रजेश्वरी टेम्पल, जो कांगड़ा का जो ब्रजेश्वरी टेम्पल है, यानी कि कांगड़ा के नगरकोट किले पर आपका ये अटैक जाओ करता है, और वहां पे जाओ काफी सारा जो तहस नहस करता है कांगड़ा के किले को। ब्रजेश्वरी टेम्पल को ये लूटता है 1009 ईस्वी में, इसको याद रखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करता है, कांगड़ा किले को लूटता है। और उसके याद रखना है 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण जाओ करता है। और याद रखो, 1300 पुस्तक के जाओ ये ज्वालामुखी टेम्पल से जाओ लूट कर ले जाता है, फारसी में अनुवाद कराने के लिए, संस्कृत की बुक्स को फारसी में अनुवाद कराने के लिए जाता है। अब देखो, 1398 में तेरल तैमूर लंगाता है, भारत पर आक्रमण करता है। और 1399 में वो हिमाचल प्रदेश पर जाओ शिवालिक की जो पहाड़ियां थी उस पर जाओ आक्रमण जाओ करता है, इसको आपने याद रखना है। और इसका साथ जाओ हिंदूर के जो राजा थे, नालागढ़ के राजा थे, वो जो इसके साथ देते हैं। ठीक है, और देखो 1622 का पता है आपको कि जहांगीर जाओ कांगड़ा किला जो आपका कैप्चर करता है। एंड 1622 में जहांगीर जाओ आपका हिमाचल प्रदेश नूरपुर क्षेत्र में, धमेरी क्षेत्र में आता है। इसी के साथ याद रखो, 1686 में भंगानी साहिब का युद्ध होता है, भंगानी साहिब का युद्ध होता है। और भंगानी साहिब का युद्ध जो किस किस के बीच में होता है, याद रखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 9वें जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, उनके और बिलासपुर के राजा के बीच में जाओ ये युद्ध जो 1686 में होता है। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना होती है। खालसा पंथ की स्थापना कहाँ पे होती है? आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की जो स्थापना होती है। तो 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना कौन करते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी। ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि 1815 के आसपास जो सिंगोली की संधि हुई थी, कब हुई थी वो? 1815 के आसपास। लेकिन गोरखों ने सिंगोली की संधि कब मानी? 1816 में मानी। ठीक है, याद रखना है। और सिंगोली जो आपका जो कहां पर है?
ये है आपका बिहार में, कहाँ पे आपका बिहार में है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा ये बिहार में है, इसको याद रखना है। तो गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार जाओ 1816 में सिंगोली की संधि हुई थी, अकॉर्डिंग टू जब लिपू लेक और जाओ धारचूला वाला जो रीजन था उसके पीछे डिस्प्यूट हुआ था, और नेपाल ने अपना नया एक मैप जाओ जारी किया था, जिसमें लिपू लेक और जाओ काली रिवर को जो है दर्शाया गया था अपने नेपाल के अंदर, ठीक है, धारचूला को, इसको याद रखना है। तो सिंगोली की संधि जो आपका 1815 में हुई थी, लेकिन 1816 में उसको गोरखों ने माना था। अब याद रखो आंग्ल गोरखा युद्ध ये आपका कब हुआ था, ये 1815 ईस्वी में हुआ था, अमर सिंह थापा और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की जो जीत हुई थी और अमर सिंह थापा जो हार गया था, और अमर सिंह थापा को जो सिंगोली की संधि जो करनी पड़ी थी। क्यों करनी पड़ी थी? क्योंकि उसके जो मैक्सिमम लीडर्स थे वो समर्पण जग कर चुके थे अंग्रेजों के सामने, और लग रहा था उसको डर कि वो उसका बेटा जो रणजोर सिंह जो मारा ना जाए। और याद रखो तारीख ए रियासत जो बुक है, तारीख ए रियासत जो बुक है वो लिखी गई है रणजोर सिंह थापा के द्वारा। और जो जातक दुर्ग है सिरमौर जिला में, वो जी जाओ उसमें वहां पे कौन रहा था, वो किसके द्वारा बनाया गया है, वो रणजोर सिंह के द्वारा बनाया गया है। तो आंग्ल गोरखा युद्ध 1815 ईस्वी के पश्चात गोरखों की अधीनस्थ रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई। तो देखो 1815 के पश्चात जब आपका आंग्ल जो गोरखा युद्ध था, जब गोरखे हार गए थे, तो जो गोरखों ने जीती थी, जो भूमि जो जीती थी हिमाचल प्रदेश में, वो जो है किसके अंतर्गत आ गई थी, वो अंग्रेजों के अंतर्गत आ गई थी। अब देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, उसके बाद कब होता है, 1846 में होता है। 1839 में रणजीत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो सरदार जो सिख जो कम्युनिटी थी वो मिस्रों में बढ़ जाती है, और वो काफी पावरफुल हो जाती है, ठीक है। अगर वो सिख कम्युनिटी टूट रही है तो ये याद रखो कि वो मिस्रों की वजह से टूट रही है, ये भी कमजोर होने का भी एक स्टेप था, और ये पावरफुल होने का भी स्टेप था। तो देखो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1846 में हुआ था, और इसी के जो रोकने के लिए लाहौर की संधि हुई थी। अब देखो जब सिख हार गए थे इस युद्ध में, तो जितनी भी सिखों की जो रियासतें थी वो अंग्रेजों के अधिकार में आ गई थी। अब देखो पहाड़ी राज्यों के प्रति अंग्रेजों ने 1815 ईस्वी के पश्चात निम्न प्रकार की नीति अपनाई संधों द्वारा ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो काफी सारी जो नीतियां अपनाई थी 1815 के बाद पहाड़ी राज्यों के प्रति अंग्रेजों ने। अब देखो सनद क्या होता है, अब देखिए एक तरह से ये डीड है, क्या है, डीड है, ठीक है, जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा स्थानीय देशी रियासतों को उनकी ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा के लिए प्रदान किया जाता है। तो सनद एक तरह से जो ब्रिटिश सरकार जो प्रोवाइड करती है देशी रियासतों को, उन देशी रियासतों को जो ब्रिटिश सरकार के प्रति जो वफादार रहते हैं, ठीक है। अब देखिए सनद द्वारा रियासत के शासक और उसकी संतानों को उसकी अपनी रियासत में शासन करने की मान्यता प्रदान की जाती थी। ये भी आपको याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय सनद? कल पूछा एमबीएम क्यूज में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका धातु है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो धातु जो है आपका हेड स्कार्फ है, क्या है, हेड स्कार्फ है, जो कि वुमेन्स लगाती है, हाटी कम्युनिटी की जो हिमाचली जो वुमेन्स होती है वो लगाती है जनरली हाटी की। और देखो हाटी कम्युनिटी सिरमौर में बिलोंग करती है। ये आपका जो अभी उनको जनजातीय दर्जे की जो मांग की गई थी, 144 जो पंचायतें थी वो एकजुट हुई थी इस कम्युनिटी को जो दर्जा दिलाने के लिए। इसको आपने याद रखना है कि हाटी कम्युनिटी का एक फेमस जो ट्रेडिशनल वियर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लोहिया कोट होता है एक तरह से ये, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है। सनद के बारे में भी आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब देखिए जब देखिए गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद जब डेविड ऑक्टरली ने प्लासी में 20 शिमला पहाड़ी राज्यों की बैठक बुलाई ताकि गोरखों को प्राप्त क्षेत्रों का बंटवारा किया जा सके। तो देखो प्लासी के युद्ध के लिए, ठीक है, देखो प्लासी में जो डॉक्टर डेविड ऑक्टरलोनी ने जो प्लासी में 20 शिमला पहाड़ी राज्यों की बैठक बुलाई ताकि गोरखों को प्राप्त क्षेत्रों का बंटवारा जो किया जा सके। अब देखो कौन कौन थे वो, सिरमौर, बिलासपुर, हिंडूर, जुब्बल, बघाट, क्योंथल, बाघड़, बुशर। ये तो आपकी जो इसके परिणाम स्वरूप ये बोला गया था कि सिरमौर के फतेह प्रकाश,
बिलासपुर के महानचंद, हिंदूर के रामशरण सिंह, जुब्बल के पूर्णचंद, बगाड़ के मोहिंदर सिंह, क्योंतल के संसार सेन, जगत सिंह बंगाल के भागल के, और आपके बुशर रियासत के जाओ मोहिंदर सिंह थे कि राज्य उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप कर संदेह प्रदान की गई। तो इनको जाओ वापिस जाओ राज्य सौंप दिए गए थे और इनको भी जस्ट सनद जाओ प्रोवाइड जाओ कर दी गई थी कि ये भी जाओ ब्रिटिश सरकार के जो प्रति वफादार रहेंगे। अब देखिए इस सनद के अनुसार उन्हें और उनकी संतानों को राज्य करने का अधिकार प्रदान किया गया। देखो ब्रिटिश सरकार ने जब उनको सनद प्रोवाइड कर दी तो उनका यह अधिकार था कि वो जो भी राज्य वहां पे अपॉइंट किए गए थे तो उनका यह अधिकार था कि वो उस राज्य को संभाल सके अच्छे से। देखो कुमार सेन, राणा कहर सिंह, बलसन, सरोज, मांगल, धामी, ठीक है, कि ठकुराई को अलग मानकर सनद प्रदान की गई। तो इनको अलग मानकर सनद प्रदान की गई थी। अब देखो खनेटी हो गया, दलत हो गया कि ठकुराई को बुशर के अधीन किया गया, जबकि कोटी, गुंड, थियोग, मधान और रतेश को क्योंतल रियासत के को दिया गया। सिंपल ध्यान दो क्योंतल रियासत में कौन कौन आ रहे हैं, गुंड, थियोग, मधान और रतेश आपके क्योंतल रियासत के तहत आ रहे हैं, और कोटी भी, ठीक है। खनेटी, दलत ये जो ठकुराई थी ये बुशर के अधीन किया गया था, इसको ये आपको याद रखना है। अब देखिए सनदों के अंतर्गत पहाड़ी रियासतों को अंग्रेजी सुरक्षा के बदले कुछ शर्तों का पालन आवश्यक था। कुछ यहाँ पे शर्तें रख दी थी, जैसे अपने राज्य में 12 फुट चौड़ी सड़कों का निर्माण करना यहाँ पे आवश्यक इनको कर दिया गया था। युद्ध के समय कुलियों, शस्त्रों, सशस्त्र नौकरों सहित अंग्रेजों की सहायता करना, ब्रिटिश व्यापारियों और सामान को अपने राज्य में निःशुल्क गुजरने देना और जरूरत पड़ने पर बेगार श्रमिक जुटाना, यह भी यहाँ पे उनको शर्तें मानने पड़ गई थी, ठीक है। अधिक राजा अपने राज्य में कानून व्यवस्था तथा कृषि में सुधार करें तथा लोग की शिकायतें दूर करें। तो देखो ये प्लस पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे थे कि जब ब्रिटिश सरकार ने पहाड़ी राजाओं को सनद प्रोवाइड कर दी थी तो उनको कुछ शर्तें पालन करनी पड़ रही थी। सबसे पहले 12 फुट चौड़ी सड़क यहाँ पे निर्माण करना, ठीक है। जिस समय युद्ध की स्थिति हो तो उस समय जो आपके नौकर चाकर हैं उनको भी युद्ध में डालना, ठीक है। ये आपका एक प्लस पॉइंट था। और देखिए यहाँ पे देखो कानून व्यवस्था सबसे बड़ी बात है। अंग्रेजों ने ये सोचा था कि कानून व्यवस्था बनाई जाए और कृषि में सुधार किया जाए और लोगों की शिकायतें जो भी है वो दूर की जाए। ये आपकी यहाँ पे कुछ प्लस पॉइंट्स रखे थे, शर्तें रखी थी पहाड़ी रियासतों के समक्ष। अब देखिए अंग्रेजों ने देशी शासकों के प्रशासन पर कड़ा नियंत्रण रखा। जो देशी शासक थे उनके ऊपर अंग्रेजों ने कड़ा नियंत्रण रखा था। कंपनी सरकार के अफसर संसद के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप करते रहते थे, ठीक है। इसको याद रखना है आपने। अब देखिए 1853 ईस्वी में देखो ईसाई मोरावियन मिशन की स्थापना की गई थी। डॉक्टर एडीएच फ्रैंकल की अध्यक्षता में कार्य करना आरंभ किया इस मिशन ने। देखो 1853 ईस्वी में अंग्रेजों ने किन्नौर और लाहौल स्पीति के कबायली क्षेत्रों में अपने धर्म प्रचार के लिए ईसाई मोरावियन मिशन की स्थापना की गई थी। तो इसमें याद रखना 1853 ईस्वी एक और डेट आ गई है, ईसाई क्रिश्चियन मोरावियन मिशन, ठीक है, वो उसकी स्थापना कब की गई थी 1853 ईस्वी में किन्नौर वगैरह और लाहौल स्पीति के इलाकों में, ठीक है, किन्नौर और लाहौल स्पीति के इलाकों में। और उसके अध्यक्ष कौन बने थे, एडीएच फ्रैंक उसके अध्यक्ष बने थे। ये आपको इंपॉर्टेंट बन सकता है, एचएस वगैरह में कभी कभार पूछ लिया जाता है 1 मार्क में। अब देखिए मंडी, सुकेत, बिलासपुर और चंबल रियासतों में शीश शत्रुज स्टेटस सुप्रिटेंडेंट नियुक्त किया गया तथा शिमला हिल स्टेट्स को शिमला सुप्रिटेंडेंट के अधीन कर दिया गया, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, शिमला हिल स्टेट्स को शिमला सुप्रिटेंडेंट के अधीन कर दिया गया था। अब यहाँ पे देखिएगा 1849 में डलहौजी का शासन होता है सेंटर में। अब देखो 1849 में अंग्रेजों ने कांगड़ा में विद्रोह दबाने के पश्चात कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति को एक किला प्रशासनिक इकाई बनाकर डिप्टी कमिश्नर के अधीन कर दिया। तो 1849 में डिप्टी कमिश्नर के अधीन कब आया कांगड़ा वगैरह, कुल्लू वगैरह और लाहौल स्पीति वगैरह, वो आपका 1849 में आया, ठीक है। याद रखना है प्रशासनिक सुधार के लिए यह पॉइंट किए गए थे। जब विद्रोह दबाया दिया गया था तो आपका प्रशासनिक सुधार के लिए आपके प्रशासनिक इकाई वहां पे बनाई गई थी। अब यहाँ पे देखिएगा
गोरखा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बुशर रियासत को एक सनद द्वारा राजा मोहिंदर सिंह को लौटा दिया। ठीक है, तो देखो जैसे गोरखा युद्ध के बाद जो अंग्रेजों ने बुशर रियासत को एक जो सनद देकर किसको लौटाया, राजा मोहिंदर सिंह को लौटा दिया गया था, क्योंकि वो पहले कैप्चर कर लिया गया था। ठीक है, अब देखिए बुशर एकमात्र ऐसी रियासत थी जिससे वास्तविक राजाओं को उनकी रियासतें सौंपते हुए 15,000 रुपए वार्षिक कर देने के लिए कहा गया था। देखो यहाँ पे क्या था कि 1857 के रिवोल्ट में जो राजा शमशेर प्रकाश थे, शमशेर सिंह थे, उन्होंने मना कर दिया था अंग्रेजों का साथ देने के लिए। तो देखो जब रियासत वापस दी ब्रिटिशर्स ने कैप्चर करके बुशर के राजाओं को, तो उन्होंने 15,000 रुपए वार्षिक कर देने के लिए जाओ कहा गया था उनको, क्योंकि सनद दी थी। तो सनद में जाओ आपको याद रखना है कि कोई भी ऐसी रियासत नहीं थी जिसको 15,000 रुपए देने पड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे बुशर रियासत को वो देने पड़ रहे थे। अब देखो बुशर के वनों को अंग्रेजों ने 1877 ईस्वी में 50 साल के पट्टे पर लेकर उसके बदले में 10,000 रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया। ठीक है, तो सिंपल ध्यान दो, बुशर के जो वनों को जो अंग्रेजों ने 50 साल के पट्टे पर लिया और वहां पर उसके बदले जाओ 10,000 रुपए वार्षिक वेतन जाओ देना स्वीकार कर दिया। ठीक है, वार्षिक कर देना स्वीकार कर दिया। अब यहाँ देखो 1911 ईस्वी में अंग्रेजों ने एलन मिचल को बुशर का मैनेजर नियुक्त किया। अब देखिए यहाँ पे 1886 ईस्वी में शमशेर सिंह के पुत्र को उनके पुत्र टीका रघुनाथ सिंह के पक्ष में गद्दी छोड़ने पर अंग्रेजों ने विवश किया। तो देखो 1886 में शमशेर सिंह गद्दी छोड़ता है और उसका पुत्र टीका रघुनाथ सिंह जाओ बैठता है। अब यहाँ पे देखिएगा 1898 में राजकुमार की मृत्यु हो जाती है, ये रघुनाथ सिंह मर जाता है और वापिस शमशेर सिंह जाओ पुनः गद्दी जाओ पर बैठता है। ठीक है, बैठने की कोशिश करता है, लेकिन अंग्रेजों ने जाओ राय मंगत राम को प्रशासक बनाकर काम चलाया यहाँ पर। सिंपल याद रखो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए गोरखा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने 4 सितंबर 1815 ईस्वी को सनद द्वारा पेजा ठकुराई मानचंद को सौंप दी। तो सिंपल ध्यान दो, मानचंद को जाओ ठकुराई सौंपी गई थी 4 सितंबर 1815 को, और उदयचंद के काल में नरी और चल्हान जो गांव थे अंग्रेजों ने कसौली में मिला दिए थे। इसको याद रखना है आपने। तो देखो नरी और चल्हान जो गांव है आपका कसौली में मिलाए। ठीक है, अब देखिए गोरखा युद्ध के बाद 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने ठकुराई स्थायी रूप से एक सनद द्वारा मगन देव को सौंप दी थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे याद रखो, एक सनद जाओ ठकुराई स्थायी रूप से जाओ सनद द्वारा जाओ मगन देव को जाओ सौंप यहाँ पे दी गई थी। वर्ष 1817 ईस्वी में यहाँ के शासक हरदेव सिंह को पूर्ण अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, इसको याद रखना है। अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज आपको मैं बता देता हूँ आपको कि 6 मार्च 1815 ईस्वी को अंग्रेजों ने बिलासपुर के राजा महानचंद को सनद प्रदान की। खड़कचंद 1824 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, उसने अपने संबंधी अधिकांश मियाँ लोगों को जागीर जो छीन ली थी। तो मियाँ जितने भी होते थे उनकी जागीर किसने छीनी? खड़कचंद ने। ठीक है, मियाँ जग्गी जिसको बोलते हैं हम के नेतृत्व में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था, क्योंकि उसकी जो सनद जो छीन ली थी किसने? खड़कचंद ने। और राजा ने विद्रोह दबाने के लिए 300 रोहिला पठानों की सेना बुलाई, जिनकी मियाँ लोगों से अनेक झड़पें होगी। तो खड़कचंद ने जो 300 रोहिला सैनिक जो बुलाए थे, पठान सैनिक बुलाए थे। अब देखिए विलियम मर्रे राजनीतिक जो प्रतिनिधि था ने 1827 ईस्वी में सेना की 3 टुकड़ियां को लेकर विद्रोह को शांत किया, ये आपको ध्यान देना है। और उसने मियाँ मोरी और संसारू को प्रशासन की बागडोर सौंप दी और राजा को भी अपना व्यवहार सुधारने की चेतावनी दी। अंतिम दिनों में खड़कचंद ने मियाँ से समझौता कर उनकी जागीर लौटा दी। ठीक है, तो देखो खड़कचंद ने जाओ लास्ट में अपनी जागीर जाओ मियाँ को जाओ पठानों आपकी जो मियाँ को जाओ लौटा दी। ठीक है, अब देखो खड़कचंद की मृत्यु होती है उस समय जिस समय रणजीत सिंह की मृत्यु होती है 1839 ईस्वी में। उसका कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, उसकी दोनों रानियां सती होने के लिए तैयार थी, परंतु रसल क्लार्क ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और उन्हें उदारता पूर्वक अनुदान का वायदा किया। रसल क्लार्क ने मियाँ जग्गी को राजा बनाने की सिफारिश 1839 में सरकार को भेज दी थी, क्योंकि मियाँ जग्गी देखो यहाँ पे यहाँ पे लिखा है ना मैंने, मियाँ जग्गी के नेतृत्व में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था, क्योंकि मियाँ की जो सनद छीनी थी खड़कचंद ने। तो देखो मियाँ जग्गी को जो यहाँ पे राजा बनाने की जब बात हो गई थी। अब देखिए यहाँ पे
21 अक्टूबर 1847 ईस्वी को बिलासपुर का राजा जो थे को सतलुज के दाहिने और स्थित वन क्षेत्रों पर राज्य का अधिकार प्रदान किया गया, जो 1809 ईस्वी से पूर्व उसके अधीन थे। ठीक है, देखो 1809 ईस्वी से पहले जाओ उसके अधीन जो कुछ वन थे जिनको पहले बाद में कैप्चर कर लिया गया था, लेकिन बाद में जाओ 1847 ईस्वी में जाओ उसको वापस जाओ लौटा दिए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राजा विजय चंद ने ब्रिटिश पद्धति के अनुसार राज्य का प्रशासन चलाने का प्रयास किया, परंतु अधिकारियों का सहयोग उसे प्राप्त नहीं हुआ। वह प्रशासन का कार्य मंत्री हरिचंद को सौंप बनारस चला गया। तो राजा विजय चंद जो आपका बुशर का था और ये बनारस जज चला गया था। मियां अमरचंद और अंग्रेज अधिकारियों ने प्रशासन के कार्य में मदद की थी, इसको भी आपको रखना है। तो सिंपल फैक्ट है, थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूं मैं आपको, ये इसको आपने देखना है। आप देखिए गोरखा युद्ध के पश्चात 18 नवंबर 1815 ईस्वी को एक संघ द्वारा जुब्बल की रियासत राजा पूर्णचंद को सौंप दी गई थी। तो 1815 के बाद किसके पास रियासत आई? पूर्णचंद के पास रियासत आई। ठीक है, अब देखो उसके गद्दी पर बैठने के पश्चात राज्य में अव्यवस्था जब फैल गई थी, तो याद रखना क्वेश्चन इस तरह से आता है कि किसके गद्दी पर बैठने के पश्चात जाओ राज्य में अवस्था फैल गई थी? पूर्णचंद के ठीक है, पूर्णचंद के जाओ बैठने के गद्दी के बैठने के ऊपर। अब देखिए अंततः अंग्रेज सरकार के प्रशासन वजीर डांगी को सौंप दिया। ठीक है, जो आपका प्रशासन था वजीर डांगी को जो सौंप दिया गया था अंग्रेज सरकार द्वारा। अब देखो वजीर डांगी की मृत्यु होती है 1832 ईस्वी में। शासन प्रबंध के लिए एक तहसीलदार नियुक्त कर राजा पूर्णचंद को 2400 रुपए वार्षिक भत्ता दिया जाने लगा। 1840 ईस्वी में राजा उसके बाद 1854 में बालिग होने पर राणा करमचंद जाओ गद्दी पर बैठा। तो देखो राणा करमचंद जब 1854 में बालिग होने पर जाओ गद्दी पर बैठ गया था। अब देखिए उसका शासन जो बहुत कठोर था, इसलिए अंग्रेज सरकार को उसकी राजकीय शक्तियों को पर अंकुश लगाना पड़ा। तो करमचंद का जाओ काफी शासन जो कठोर था, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उसकी जो शक्तियों पर जाओ अंकुश लगा दिया। ठीक है, अब सिंपल थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ध्यान देनी है। गोरखा में युद्ध में बघाट के राजा का व्यवहार अंग्रेजों के प्रति मैत्रीपूर्ण नहीं था। तो सिंपल ध्यान दो, कौन सा राजा ऐसा था जिसका जाओ मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं था अंग्रेजों के प्रति? बघाट के राजा का। इसके कारण 1400,000 रुपए की आय वाले 5 परगने उससे छीनकर 1,30,000 रुपए में पटियाला के महाराजा को सौंप दिए गए। तो सिंपल ध्यान दो, 5 परगने जाओ 14,000 की आय वाले जाओ छीन लिए थे इससे, और उसके बाद जो 1,30,000 में जो उनको पटियाला के महाराजा को जो सौंप दिया गया था। अब देखो शेष 4 परगने जो थे एक संसद द्वारा 4 सितंबर 1815 को जो गुना मोहिंदर सिंह को जो उसके उत्तराधिकारी को जो सौंप दिए गए। यहाँ पे राणा है, राणा मोहिंदर सिंह 11 जनवरी 1839 को जो मर गया। अब देखिए बघाट की बात हो रही है। ठीक है, अंग्रेजों ने उसके राज्य को जन का लिया, मतलब एक तरह से छीन लिया, ये बोल सकते हैं छीन लिया यहाँ पे। ठीक है, राणा के छोटे भाई विजय सिंह को जॉर्ज रसेल क्लार्क के समर्थन से 1842 ईस्वी में गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, अब देखिए बघाट राज्य में अंग्रेज ने राजा किशन सिंह की मृत्यु पर उत्तराधिकारी स्पष्ट न होने की स्थिति में हस्तक्षेप कर मियां जय सिंह के पुत्र ध्यान सिंह के पक्ष में निर्णय दिया। इसको भी आपने याद रखना है। थोड़े कंप्लीट फैक्ट्स नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे, बिल्कुल डिटेल में जाना क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। आप इसको पढ़िएगा, मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिए हिंदूर के जो राजा थे रामशरण सिंह को जाओ 20 सितंबर 1815 को जाओ सनद जाओ प्रोवाइड की गई थी और पुश्तैनी संपत्ति सौंप दी गई, परंतु मोदौन किला व गांव ले लिया गया था उनसे, जिसके बदले में राजा को भरौली की ठकुराई जो सौंपी गई। तो मोदौन किला और गांव जो था आपका वो राजा रामशरण सिंह से जो लिया गया था अंग्रेजों द्वारा हिंदूर के। ठीक है, देखो सिख युद्ध की बात होती है 1846 ईस्वी में होता है। अंग्रेजों की सहायता में सनद द्वारा किला राजा को पुनः लौटा दिया गया और भरौली के पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया, जिसे राजा ने 8500 रुपए में बलसन के राजा को बेच दिया। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए आंग्ल गोरखा युद्ध के बाद जाओ 6 सितंबर 1815 को जब क्योंथड़ के राजा संसार सेन को सनद द्वारा जाओ वापस कर दिया गया, परंतु परगने अंग्रेजों ने अपने पास रखे। ठीक है, कुछ परगने जाके अंग्रेजों ने अपने पास रखे थे।
अंग्रेजों ने 1830 ईस्वी में क्योंथड़ के राणा से 12 गांव लिए। इसके बदले में क्योंथड़ के राजा को रावत परगना जो दिया गया। और देखिए क्योंथड़ के राजा के विरुद्ध 3 शिकायतों के चलते इसे राज्य प्रबंध से वंचित कर दिया गया और 1840 ईस्वी में उसे पुनः राज्य सौंप दिया गया। राजा बलबीर सिंह के शासनकाल में आंतरिक अशांति के चलते 1899 ईस्वी में अंग्रेजों ने यहाँ प्रबंधक नियुक्त किया था। तो देखो यहाँ पे प्रबंधक नियुक्त किया राजा बलबीर सिंह के शासनकाल में, जो अशांति की वजह से स्थापित किया था 1899 में। इसको याद रखना है। अब देखिए कोटखाई की बात हो रही है और रावेन कोटगढ़ जो किला है उसके बारे में बात हो रही है। और रावेन पर अंग्रेजों ने गोरखा युद्ध के बाद कब्जा कर लिया, क्योंकि यह हाटू किला था जो कोटखाई के अधीन था, परंतु कोटगढ़ के राजा ने उसे कुल्लू के राजा को दे दिया था। तो हाटू पीक और हाटू किला कहां पर है आपका, ये कोटगढ़ में है। और कोटगढ़ कहां पे आपका, ये शिमला में है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। इसको याद रखना है। अब देखिए बुशर के राजा ने कुल्लू के राजा को मार रवीन जो जगह थी वो छीन ली थी और कोटखाई पर जाओ कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, गोरखों से पूर्व कोटखाई कुल्लू के अधीन 40 वर्षों तक रहा। ठीक है, अब देखिए गोरखों के जाने के बाद कोटगढ़ पुनः कुल्लू के अधीन आ गया था। और देखिए उस समय शिमला तो था नहीं, उस समय महासू ही था आपका एज ए इलाका। ठीक है, अंग्रेजों ने कोटगढ़ पर कब्जा कर कुल्लू के राजा से इसे खाली करवाया। इसको भी याद रखना आपने। ठीक है, अब देखिए रावेन जो गढ़वाल की जागीर थी बुशर के अधीन रही। गोरखा युद्ध के बाद इस पर अंग्रेजों का अधिकार होगा, जिसे क्योंथड़ के राजा को सौंप दिया गया था। शिमला बसाने के लिए प्राप्त गांवों के बदले, ठीक है, शिमला लिया गया था। शिमला बसाने के लिए जो एक प्राप्त गांव की जो बदले जो सनद यहाँ पे जो एक सनद जो दी गई थी। देखिए एक सनद द्वारा कोटखाई को राणा रणजीत सिंह और उसके वंशजों को सौंप दिया गया था। शिमला बसाने के लिए आपका जो कोटखाई की एक सनद थी उसको दे दिया गया था। ठीक है, इसमें आपको इतना याद रखना है, बस शिमला, इसमें इतना याद रखो कि कैनेडी जो आपका 1822 में शिमला आता है, पहला हाउस बनाता है वहां पे। ठीक है, राणा की 1821 में मृत्यु के बाद उसका बेटा भगवान सिंह गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में अवस्था फैल गई, जिसके बाद अंग्रेजों ने 1828 ईस्वी में शासन अपने हाथ में लेकर राजा को 1300 रुपए वार्षिक पेंशन जो प्रदान की। ये भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट HPS लेवल का था। यहाँ पे जो बिल्कुल डिटेल वाइज मैं बता रहा था आपको, लेकिन जो जो चीजें आती है वो आपको मैंने शुरू में ही बता दी थी। इंपॉर्टेंट जो डेट्स होती है वो आपको मैंने बता दी थी। अभी जो हमारा 7वां लेक्चर हुआ है, अभी आपके जो 15 लेक्चर्स आपके कंप्लीट 50 लेक्चर हिस्ट्री के होने वाले हैं, हिमाचल हिस्ट्री के। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। कल फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद।